नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और इस समय अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो एक विषय बहुत चर्चा में है। वेनेजुएला को लेकर के अमेरिका के ट्रंप और इस पूरे घटनाक्रम में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत से देश बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, जबकि कुछ देशों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी हुई है। इसी बीच पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है, किस तरह की और एक्शन अमेरिका के द्वारा हो सकते हैं, या ट्रंप किस तरह के बयानबाजी के द्वारा या अपने दबाव बना सकते हैं बाकी देशों पर। भारत को लेकर के भी लगातार उन्होंने मोदी को लेकर के भी कई बयान दिए हुए हैं। इन सब पर हमसे बात करने के लिए हैं अमेरिकी मामलों के एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव सर। और सर, आपका भारत एक्सपर्ट बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो वेनेजुएला पे एक अमेरिका ने जो किया है, इराक के बाद लगता है किसी राष्ट्र पर इस तरह से अटैक हुआ है, और ये दुस्साहस है अमेरिका का, जहां तक समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका ने जो करा ये दुस्साहस है, ये गलत है। ये अगर इंटरनेशनल कोई रूल ऑफ लॉ है तो ये उसके उल्लंघन में इलीगल है। ये सब है, ह्यूमन राइट्स भी हैं, परंतु अमेरिका ने करा है। अमेरिका का मानना ये है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास मिलिट्री है, मेरे पास पैसा है, मैं अब इसको इस्तेमाल करूँगा अपने हित के लिए। पहले भी अपने हित के लिए करता था, पर अब ट्रंप ने अमेरिका का हित एक अलग ढंग से डिफाइन करा है। उसमें सबसे पहले तो ट्रंप ने ये करा कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि अटलांटिक के इस पार जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारा जो हेमिस्फीयर है, ये सारा का सारा हेमिस्फीयर हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए। इस हेमिस्फीयर में कोई रशिया, चाइना या कोई लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अब उसके चलते इन्होंने सबसे पहले जो टारगेट चुना वो वेनेजुएला। वेनेजुएला को टेक्निकली अमेरिका ब्लेम करता है कि यहाँ से कोकेन की बड़ी स्मगलिंग होती है जो अमेरिका आती है, चाइना के फेंटनिल ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वेनेजुएला से अमेरिका में, और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में से काफ़ी सारे गैंग्स भी होते हैं। वो भी बात है वैसे, पर उन सब के अलावा एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व है, 300 बिलियन। वेनेजुएला का तेल सऊदी से ज़्यादा है, रूस, अमेरिका, जिसको भी आप गिन लीजिए, सबसे ज़्यादा तेल है वेनेजुएला पे। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए ट्रंप ने अपनी आई थिंक ये पॉलिसी अब शुरू कर दी है, और अब देखना आप आगे जाके और भी इसी तरह कार्रवाई करेगा। तो अभी तो वेनेजुएला को इन्होंने कंट्रोल में लाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा हुआ नहीं है, बट इन्होंने बेसिकली वेनेजुएला को एक तरह से अपनी कॉलोनी बनाने की सोच ली है। अब अमेरिका ये नहीं कहता कि जहाँ मैं जाके कुछ करूँगा वहाँ डेमोक्रेसी आए, नहीं। पहले अमेरिका कहता था डेमोक्रेसी लाऊंगा। अब ट्रंप ये कहता है कि जो भी सरकार हो, जिस भी रंग की सरकार हो, ठीक है, वो मेरे साथ काम करे और मेरे को ओबे करे। तो उसने वेनेजुएला को ये धमकी दी है कि मदुरो तो चला गया, पर मदुरो की जो पार्टी है वो तो सारे वही हैं, उसकी मिलिट्री पूरी वही है, पुलिस सारी वही है जो मदुरो के लॉयलिस्ट हैं और सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट हैं। पर ट्रंप ने कहा है कि अब मेरे आप ऑर्डर को ओबे कीजिएगा, नहीं करोगे तो जो अगला प्रेसिडेंट बना है इस समय इंटरिम, मैं तुम्हें उसी तरह उठा के बल्कि उससे भी बुरा हाल करूंगा। और ब्लॉक कर रखा है पूरा नेवी से और एयर से। आज जो लेटेस्ट जानकारी हो पाई है वो ये है कि गृह मंत्री को भी धमकी दी है ट्रंप ने, वहाँ के वेनेजुएला के। उनके जो उपराष्ट्रपति इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, उनको भी धमकी दी हुई है। और इसके अलावा लेटेस्ट जो जानकारी हुई एक और वो चौंकाने हंसाने वाली है, कोलंबिया पर भी इस तरह की धमकी कि अगला कदम इधर है, अगला कदम उधर है। तो ये क्या, अगर इस तरह से चले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो फिर गलत परंपरा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र क्या मतलब हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियम के क्या मतलब रह जाएंगे, और फिर तो दादागिरी, मतलब दादागिरी क्या, ये तो गुंडागर्दी एक तरह से। सब कुछ है, इन सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। वेनेजुएला पे अगर आप वापस आ जाएं तो हाँ, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी वो मदुरो लॉयलिस्ट है, वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाई गई है। उसको ट्रंप ने कहा है तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हारा हाल वैसे ही होगा। वेनेजुएला का जो होम मिनिस्टर है बहुत ही पावरफुल है, और मिलिट्री का जो उनका डिफेंस मिनिस्टर वो भी बहुत पावरफुल है। तो उन दोनों को भी धमकी दी है ट्रंप ने कि आप, मैं जो कह रहा हूँ उस लाइन पे चलो, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, जो हम कहें वो करो, खासकर तेल को लेकर के, ऑयल की राइट्स दो हमें, और ऑफ कोर्स ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह बंद करो, वो तो अलग चीज़ है। अब वो कितना ओबे करेंगे कह नहीं सकते, बट काफ़ी हद तक लगता है कि वेनेजुएला के लीडरशिप जो फिलहाल है उसके पास कोई चारा नहीं है, लाठी जिसकी उसी की भैंस। इसके अलावा यस, ट्रंप ने कोलंबिया को भी, एक और देश है वेनेजुएला के पड़ोस में,
उसको भी वार्निंग दी है, मेक्सिको को भी दी है और क्यूबा को भी दी है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो कोलंबिया है वो भी लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट है, एकदम एंटी अमेरिका है वहाँ की गवर्नमेंट। क्यूबा तो है ही एंटी अमेरिका, पर मेक्सिको की सरकार एंटी अमेरिका थोड़ी है। पर मेक्सिको में बड़े सारे ड्रग गैंग्स हैं, तो मेरे हिसाब से हो सकता है ट्रम्प बल्कि मेक्सिको पर ही पहला अटैक जल्दी करेगा नेक्स्ट, पर सरकार को हटाने के लिए नहीं, क्योंकि मेक्सिको की सरकार भी ड्रग वॉर्स में लगी रहती है, इनको निकालने में, ड्रग क्रिमिनल्स को ऊपर असफल होती है, बड़ी किलिंग्स होती हैं। तो ट्रम्प ये दिखाएगा मैं तो ड्रग्स का खात्मा कर रहा हूँ, और मेक्सिको में जो इन ड्रग्स वालों की कुछ प्रोडक्शन है, फील्ड्स हैं, लैब्स हैं, इन्हें पता उड़ाएगा। जहाँ तक रही बात कोलंबिया की, उसमें भी इसी तरह की धमकी देगा कि आप ड्रग्स भेजना बंद करो, क्योंकि हाँ कोलंबिया से बहुत ड्रग्स जाते हैं, जो सारे बड़े बड़े गैंग्स हैं कोलंबिया से ऑपरेट करते हैं। पर कोलंबिया की जो सरकार है वो लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट है, तो ट्रम्प उसकी सरकार को भी धमकी देगा जैसे वेनेजुएला को दी। इसके बाद है क्यूबा। क्यूबा की आर्थिक स्थिति खुद ऑलरेडी गड़बड़ाई हुई है बहुत। क्यूबा वेनेजुएला से करीब अपना आधा तेल इंपोर्ट करता था बहुत सस्ते दामों पे। अब वेनेजुएला को ट्रम्प ने ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकेड कर दिया, तो वेनेजुएला का तेल जाएगा नहीं क्यूबा पे, तो क्यूबा की इकोनॉमिक जो कंडीशन है और बदतर होगी। तो क्यूबा की सरकार शायद खुद ब खुद ही गिरने के मोड़ पे ना आ जाए। तो ये 3 देश तो इमीडिएट उसकी नज़र में हैं। इनके अलावा एक और है ग्रीनलैंड, जो कि यूरोपियन है, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहिए नॉर्थ पोल की तरफ। ट्रम्प डेनमार्क से कह रहा है कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो। उसमें एक अलग, बहुत ही अलग एक समीकरण बैठेगा, क्योंकि डेनमार्क एक नेटो कंट्री है। हाँ, ये मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि ये वो तो नेटो का देश है, और वहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने कहा भी है कि इस तरह से तो वो पूरे नेटो का जो एक बना हुआ है एक समूह, वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा यदि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं। लेकिन ट्रम्प अड़े हुए हैं इस पर भी। वो बिल्कुल अड़े हैं, बहुत क्लियरली अड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा भी कि अगले 30 दिन में मैं कुछ कदम उठाऊंगा ग्रीनलैंड को लेके। अब बात यह कि ग्रीनलैंड में शायद ट्रम्प का पूरा प्रयास ये है अभी फिलहाल धमकी देना, डराना, फोर्स करना डेनमार्क को कि आप ग्रीनलैंड हमें बेच दो। वो ये डेनमार्क से कह रहे हैं तुम हमें बेच दो, हम तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे, तुम हमें बेच दो, पर तुम्हें हमें देना तो पड़ेगा ही। तो ये रवैया इसका जो चल रहा है, इसके चलते विदाउट डाउट नेटो में बहुत ही मेजर झटका, अर्थक्वेक आएगा, और यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के बीच में भी एक अर्थक्वेक आएगा। सर, अभी जो पूरा यूक्रेन का मामला चल रहा था, जिसमें नोबेल का पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, ट्रम्प इस तरह के भी खुद ही बयान दे रहे थे, उसके लिए तमाम अपनी अपनी पीठ को खुद ही थपथपा रहे थे कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, मैंने वो युद्ध रुकवाया, और ये खुद ही युद्ध पे आमादा हो गए। अब आप किसी देश के पेट्रोल खनिज पर, संपदा पर कब्जा करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस समय यूक्रेन वाले पूरे मसले पर भी जिस तरह से झुकाव अचानक ट्रम्प का रसिया के लिए हुआ था, किसी भी तरह से वो यूक्रेन का युद्ध रोके जेलेंस्की, इस तरह के बयान दिए होते, उस पर भी यूरोपीय देश नाराज हुए थे, खफा हुए थे। इस हरकत के बाद क्या लगता है कि जो नेटो का जो पूरा एक नेक्सस है या संगठन है, जो भी है, जो एक बना के रखा हुआ है, वो जो आपने कहा अर्थक्वेक सा आएगा, क्या लगता है ट्रम्प उसमें भी तहस नहस करने की कोशिश करें? देखिए, यूरोप फंस गया है यूक्रेन के मुद्दे में। यूरोप कहता है कि रशिया बड़ी पावर है, उसने छोटे देश पे हमला करा है, ये इलीगल है, तभी तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इधर वेनेजुएला में जो हुआ, अमेरिका बड़े देश ने छोटे देश पे हमला किया, यूरोप उसको तो कंडेम नहीं कर रहा। यूरोप उसमें तो अमेरिका की हाँ हूँ करके हाँ हाँ अपने को अवॉइड कर रहा है बात करना। बस पॉइंट है कि यूरोप अमेरिका के मुकाबले बहुत कमज़ोर अपने को समझता है, और है भी, और यूरोप को अमेरिका चाहिए। तो अगर जो प्रिंसिपल था यूक्रेन को लेके, जिस पे यूरोपियन यूनियन पूरा अपना दांव लगा रखा है, इतने पैसे ले रहा है अपने देश के अंदर, इन्होंने इनकी इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, वहाँ इनके पास वो प्रिंसिपल नहीं है कि वेनेजुएला पे जो अटैक करा अमेरिका ने गलत करा। किसी भी यूरोपियन देश ने ये नहीं कहा है। हर यूरोपियन देश ने कहा है मामला चिंता वाला है, हम देख रहे हैं, शांति होनी चाहिए इत्यादि। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। तो यूरोप इस समय बहुत दुविधा में है, और जिस तरह से यूक्रेन को प्रॉमिस किए जा रहे हैं, अभी आज ही एक और स्टेटमेंट आई है कि स्टारमर एंड मैक्रोन कई हजारों ट्रूप्स की कमिटमेंट कर रहे हैं यूक्रेन को, और पैसा तो दे ही रहे हैं ये वो। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड लेने पे आ गया
खरीद लिया, अटैक ना भी किया, तो यूरोप को अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि तब तो नेटो टूटेगा, और यूरोप को अपनी डिफेंस के लिए यहाँ सारे पैसे यूक्रेन में लगा, वैसे ही पैसे कम है डिफेंस में लगाने को, और जीडीपी भी डाउन चल रही है, उधर यूक्रेन में लगा रहे हैं। तो यूरोप बहुत कठिन सिचुएशन में है इस समय, मैं कहूँगा बहुत बहुत कठिन सिचुएशन में है। सर क्या समझा जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद? चाइना ने धमकी दी, चाइना ने कड़े तेवरों में कहा अमेरिका को कि ये नहीं, गलत है और तुरंत वापस करें। इसके अलावा रूस भी बोला हुआ है। आज भारत के विदेश मंत्री भी बोले हैं कि इसमें बातचीत के जरिए मामले को शांत करना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, पूरे ना अगर हम विश्व की बात करें इस पर, तो किस तरफ क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरफ पूरी राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ बदलता सा समझ में आ रहा है। पहले टैरिफ में मनमानी, और अब सीधे सीधे कब्जा करने का आंदोलन छेड़ रखा है विश्व स्तर पर। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कई बार कहता हूँ, ये जिस वक्त में हम जी रहे हैं हम लोग, ये इस वक्त में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तरह से दुनिया दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल गाजा युद्ध के बाद और ट्रंप के बिहेवियर के बाद दुनिया के सारे देशों को लग रहा है कि ये तो कुछ मतलब दोबारा देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो एक तरह से पूरी दुनिया का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दोबारा लोड हो रहा है, आपके स्मार्टफोन में ऐप्स दोबारा लोड करी जा रही हैं। तो हर देश ये सोच रहा है कि मेरा अब इंटरेस्ट कहाँ है और कैसे है। पर यह बात भी है, हर देश की अपनी अपनी पोजीशन है, सिचुएशन है। हर देश इतना पावरफुल नहीं है। कुछ देश कमज़ोर हैं, कुछ ज़्यादा कमज़ोर हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हर देश अपनी जो भी हालात है उनको मैक्सिमम बनाना चाह रहा है, अव्वल। सेकेंडली, ये जो दुनिया जा रही है फ़िलहाल इस समय, इस न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें एसेंशली एक तरह से आप कहें जंगल राज, या आप कहें कॉलोनियलिज्म वापस आ रहा है। वेनेजुएला में जो अमेरिका कर रहा है, वो बेसिकली उसको कॉलोनी बनाना चाह रहा है ना। वो कह रहा ना मुझे सरकार बदलनी है, वहाँ पे चलती रहे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे वहाँ अपने सोल्जर्स डालने हैं, मुझे ये चाहिए मैं यहाँ से बैठ के रिमोटली, मार्को रूबियो वाइस रॉय है वेनेजुएला का, मैं यहाँ से जो ऑर्डर दूँ वेनेजुएला की सरकार, आप उसको ओबे करो, और ओबे नहीं करोगे तो फिर मैं और ठोकूंगा, और मेरी नेवी और एयरफोर्स ने तो ब्लॉक तुम्हें करा ही हुआ है। तो वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। तो कॉलोनी बनाने का प्रचलन अब शुरू हो रहा है। एक जिसमें ताकत है, जिसपे नहीं है, वो अपने को बचाने के लिए उसमें लगा है। सर इसका क्या माना जाए, जिस तरह से इसने ये कॉलोनी, अभी आपने कहा कॉलोनी बनाने में लगा हुआ है, चारों ओर से बेड़े डाल दिए हैं सेना के, और रिमोट अपने हाथ में रखना चाहता है। अगर अमेरिका को जब इराक पर इसी तरह से आरोप लगा, अभी जैसे वेनेजुएला पे आरोप लगाया कि साहब ड्रग्स आ रही है, तस्करी हो रही है, और सबसे ज़्यादा यही कर रहा है 70%, जबकि हकीकत ये है वेनेजुएला से हो रही है तस्करी, उतनी नहीं हो रही है जितना बड़ा आरोप लगाया गया है। इसी तरह से आज के कई साल पहले, कई दशक पहले आरोप लगाया था इराक पर कि रासायनिक हथियार हैं, वहाँ सर्वे हो गया, वहाँ चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों में कब्जा करने के लिए, शासन बदलने के लिए इसने इसी तरह का खेल अमेरिका ने पहले खेला हुआ था। सरकार कोई भी हो, लेकिन अमेरिका की जो नीयत है वो किसी कमजोर को झपट्टा मार के नोच के खाने की, या उसको निपटाने की, या उस पर आधिपत्य काबिज करने की है। तो यदि वहाँ रोका गया होता तो अमेरिका की आज यहाँ तक हिम्मत ना होती, और अगर यहाँ हिम्मत पड़ गई है, आगे ये कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सही है। पर एक चीज़ मैं कहूँगा, अमेरिका हमेशा ऐसे रहा है। अमेरिका ने लीडर्स को कंट्रीज़ के मरवाया है, असैसिनेशन करवाई हैं, कू करवाए हैं, ईरान से लेकर के आपके साउथ अमेरिका में, चिली में, फिलीपींस में, सब जगह करवाए हैं। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बट ट्रंप के आने के बाद इसका तौर तरीका बहुत और बदल गया है। वन, सेकेंडली, यस, इराक में जो अमेरिका गया, झूठे प्रेमिस पे गया, पूरे यूनाइटेड नेशन में इनके कॉलिन पावल ने पावर पॉइंट में दिखाया जी ईरान ये बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन इत्यादि, और जंग में चला गया। यूरोप उसके साथ गया। यूएन ने नहीं कहा था कि ये वैलिड है, यूएन का नहीं था कोई रेजोल्यूशन, पर यूरोप साथ में गया। मैं क्या ये कि एक चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो यूरोप भी अब अपने पुराने कर्मों का फल भोगेगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका के साथ उसमें रहा है, लीबिया में रहा है। डेनमार्क का मैं कहूँगा, डेनमार्क ने अपने सोल्जर्स भेजे हैं लीबिया में, इराक वॉर में 500 चाहे 700 सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड भेजे हैं दूसरे देशों में।
अब अपने देश की बारी आ रही है, तो यूरोप के लिए कर्मा का सर्कल बन रहा है। अमेरिका के साथ जाता रहा उसी के कहने पे, और वही बात आप जो कह रहे हैं कि जरूरत बढ़ती गई, उसी समय अगर रोक दिया होता तो शायद आज दूसरी तरफ कहीं दुनिया होती। नहीं रोका, उसी के साथ गए, बढ़ावा दिया। इंग्लैंड ने भी, टोनी ब्लेयर ने भी चैंपियनशिप करी, ओके, हर एक की, इराक कहें आप, जो भी कहें, अमेरिका की जो भी एक्सरसाइज रही है दुनिया भर। सुरताल मिलाता रहा। हाँ बिल्कुल, सुरताल, पहले हाँ ना 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 करते हैं, फिर सुरताल लाइन के आकर के अपने सोल्जर्स भेजते हैं। तो यूरोप को उसका अब पे बैक मिलने का शायद। सर अब इस मुद्दे से हटके थोड़ा सा हम सीधे सीधे ट्रंप के मुद्दे पर आते हैं और भारत के उस पर आते हैं। आज एक रिपोर्ट ताज़ा आई हुई है जिसमें एक ये दावा हुआ है कि पाकिस्तान ने 60 बार गुहार लगाई, अमेरिकी सांसदों को मैनेज किया, उनको पैसे दिए, ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी सूरत में रोकने के लिए इतना डर गया था पाकिस्तान। उसको लेकर आप क्या समझना चाहेंगे, क्या कुछ रिपोर्ट है ये? देखिए, रिपोर्ट मैंने पूरी देखी नहीं, बट मैं समझ सकता हूँ। 60 बार नहीं तो पाकिस्तान ने 40 बार ट्राई करा होगा। बट बात यह कि हमें समझना चाहिए कि अमेरिका के अंदर ये चीज़ें लीगल और वैलिड हैं, और हम भी करते हैं, चाहे हम इतना ना करते हों कभी, या कभी हम ज़्यादा करते हैं। पर हाँ, इस बार पाकिस्तान ने काफ़ी जोर लगाया। जहाँ तक पैसा देने की बात है, किसको दिया पैसा? अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हैं जिनको दूसरे देश लीगली हायर करके पैसा दे सकते हैं। उस फर्म को अमेरिकी सरकार को बताना होता है कि ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उस तरह की 2 अच्छी तगड़ी लॉबी फर्म्स जिनके बड़े अच्छे लिंक हैं ट्रंप सरकार में, रिपब्लिकन्स में, उनको हायर करा। तो अमेरिका के अंदर वो लीगल है। हमने भी करा, पर हमने बाद में करा, और हमने एक ही फर्म को करा, और हमने छोटा पैसे पे करा। तो अव्वल तो ये हो गया। दूसरा कि वहाँ के जो कांग्रेसमैन इत्यादि हैं उनको मिलके, तो यस, ये तो काम होता है। हमारी एम्बेसी का भी काम है, उनकी एम्बेसी का भी काम है, हर एम्बेसी का काम है भाई अपने देश की पोजीशन जिस देश में हो वहाँ को वहाँ पर अपना ओपिनियन बनाओ। तो अमेरिका ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट देश है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका आप आके इंटरफेयर करो, बट हम अमेरिका को और अमेरिका के लॉ मेकर्स को डेफिनेटली अवगत कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है इसका कैसा रवैया है। तो वो कुछ हमने भी करा, तो पाकिस्तान ने ये सब करा, नो डाउट। सर इधर ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं लगातार कि मोदी ने हमसे मिलने को कहा, और ये मतलब तमाम तरह के, ये कोई डिप्लोमेटिक कोई साजिश है क्या ट्रंप सरकार की कि इस तरह से मोदी की जो लोकप्रियता है उसको डाउन किया जाए, या क्या उद्देश्य हो सकता है ट्रंप का लगातार बयान देना? हाँ, इस तरह स्पेशली मोदी को टारगेट करना, मोदी सरकार को टारगेट करना। मेरे विचार से अमेरिका की कोई साजिश नहीं है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी देश में कम करना। इसका बहुत ही सिंपल कारण है, ट्रंप और अमेरिका इंडिया को हल्का समझते हैं, लाइट वेट। अगर हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में चाइना के आधी होती ना, ये हमसे ऐसी बात ना करते। अमेरिका और ट्रंप इंडिया को, मोदी जी को अलग रखिए, अभी इंडिया को बहुत ही एक हल्की अर्थव्यवस्था, हल्की मिलिट्री, हल्की जियोपॉलिटिकल पावर समझते हैं। इसीलिए वो हमसे इस तरह के कमेंट्स और रवैया रखते। नहीं तो टैरिफ हम पे लगा दिया 25% रशियन तेल का, चाइना पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उन्हें है कि इंडिया एक कमज़ोर कहे या कमज़ोर है उनके हिसाब से। देखिए, अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है मोटा मोटा, चाइना 20 ट्रिलियन है मोटा मोटा, हम 4-4.5 ट्रिलियन है। यही अगर हम आज की तारीख में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होते, अमेरिका हमसे ऐसी बात ना करता। 1, तो ये बात इज अबाउट इंडिया। अब डेफिनेटली मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोदी जी से ट्रंप की केमिस्ट्री अच्छी है। आई थिंक ट्रंप स्ट्रांग लोगों को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो मोदी जी को रिस्पेक्ट भी करता है, कहता है गुड फ्रेंड, टफ नेगोशिएटर इत्यादि। बट ट्रंप जो पॉलिसी चला रहा है वो मोदी और अपनी दोस्ती और केमिस्ट्री को देख के नहीं चला रहा। वो अपनी पॉलिसी चला रहा है इंडिया की क्षमता को देखते हुए कि इंडिया में क्या कैपेबिलिटी, काबिलियत है जो कि मुझे मदद करेगी, मेरे नेशनल इंटरेस्ट को। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में जाता है। अब ट्रंप को ये लगता है कि जो वो कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है या जिस तरह की एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे को करनी है क्योंकि अमेरिका के हित में है, तो उसी रास्ते पे चल रहा है। तो उस राह पर उसे दिखता है भारत हल्का है, नॉट, और सपोर्ट ओपनली करता नहीं भारत अमेरिका को, और अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, ज़्यादा ना जाना चाहते हैं, और जाएंगे भी तो कितना हम अमेरिका को नुकसान करेंगे, कहाँ करेंगे। तो उसे लगता है भारत एक लाइट वेट है,
तो इंडिया को जो चाहे वो कहता है। पर मोदी जी को यस मेरे फ्रेंड हैं, बट वो प्राइम मिनिस्टर है तो क्या हुआ, मुझे तो अपने देश की पॉलिसी देखनी है ना। तो ट्रंप साहब का ये आउटलुक है। ये थी खास बातचीत अमेरिकी मामलों के जानकार एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव जी से, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमको रूबरू कराया, तमाम ऐसे पहलुओं से रूबरू कराया जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी था। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।